नमस्कार। चहल के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं और हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैं लगातार आपके सामने कुछ नया इशू लेकर यहाँ पे आता रहता हूँ। आज का जो विषय है वो अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह विषय एक भारत के किसी संवैधानिक पद से जुड़ा हुआ है जो भारत के भविष्य को और उसके वर्तमान को प्रभावित करने की अपने आप में क्षमता रखता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश की, क्योंकि नए मुख्य न्यायाधीश भारत में आ चुके हैं। जो DY चंद्रचूड़ हैं उनका कल अपने पद से सेवानिवृत्ति का समय पूरा हो गया था और जो नए भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो बनते हैं जस्टिस संजीव खन्ना। तो आज भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, उनका निष्कासन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा और कौन है जस्टिस संजीव खन्ना, इसको लेकर हम बात करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं अपने BPSC और UPPCS की सीरीज़ के डिस्कशन पर। चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर लगातार स्टेट PCS की सीरीज़ अपने आप में आगे बढ़ रही है। हमने UPPCS में यहाँ पे करा है उसकी ज्योग्राफी, उसकी पॉलिटी, उसके एडिशनल फैक्ट्स। हमने BPSC की सीरीज़ में भी यहाँ पे बिहार की हिस्ट्री उसको हम कवर कर रहे हैं। बिहार की पॉलिटी हमने देखी है, बिहार का आर्ट एंड कल्चर हमने देखा है, बिहार की ज्योग्राफी हमने देखी है, बिहार की नदियों की स्टडी हमने करे हैं। और इसके अलावा भी जो बिहार के अतिरिक्त हमारे पास आंकड़े रहे हैं उसकी जनसंख्या के संबंध में, उसके वन्य जीव के संबंध में या अन्य प्रकार के जो आंकड़े हैं वह हमने यहाँ पे इस चहल के अपने प्लेटफॉर्म पर हमने सीरीज़ के माध्यम से यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि ये सीरीज़ आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और आपको लगता है आपका ज्ञान अर्जन यहाँ पे हो रहा है तो अब मुझको गुरु दक्षिणा दीजिए और इसको अधिक से अधिक साझा भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना आज का करंट अफेयर, जहाँ पे हम देखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जब भारत के मुख्य न्यायाधीश देखते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश में देखेंगे कल भारत के 51 मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना। अब देख लीजिए भारत के 51वें न्यायाधीश अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीशों के संबंध में एक हाफ सेंचुरी यहाँ पे लग चुकी है, अर्धशतक लग चुका है, क्योंकि यह बने हैं भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश। उन्होंने जस्टिस DY चंद्रचूड़ का स्थान यहाँ पे लिया है और DY चंद्रचूड़ हम जानते हैं कि भारत के प्रख्यात न्यायविद अपने आप में रहे। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन अपने आप में दिए थे। आर्टिकल 370 उनके द्वारा दिया गया, मैं मानता हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक निर्णय था, क्योंकि अगर इससे थोड़ा सा इधर उधर भी कोई निर्णय दे दिया जाता तो भारत में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजिटेशन स्टार्ट हो सकता था। लेकिन उन्होंने उस समस्या को, उन विषय को बहुत कुशलता के साथ संभाला और आर्टिकल 370 पर एक ऐतिहासिक निर्णय जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा दिया गया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल कल यानी कि 11 नवंबर 2024 को समाप्त हो गया था। जस्टिस खन्ना की नियुक्ति जस्टिस चंद्रचूड़ की अनुशंसा के बाद हुई और केंद्र द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को अधिसूचित कर दी गई थी। अब ध्यान दीजिए, अगर हम भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्रम देखते हैं तो पहले संविधान में व्यवस्था दी गई थी। भारत की संविधान अनुच्छेद 124 इस बात का प्रावधान करती है, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 5 उसके अंतर जो न्यायपालिका का चैप्टर है उसमें जो अनुच्छेद 124 आता है प्रावधान करता है कि भारत के पास एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसी सुप्रीम कोर्ट में उसके मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या समय समय पर संसदीय कानूनी अर्थात विधि के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। और ऐसा करते करते आज हम 30 अबव जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लेके चलते हैं। उसके साथ हमारे पास एक मुख्य न्यायाधीश है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत की पूरी न्यायपालिका का अपने आप में एक प्रकार से राजा या मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता है। आप देखिए समझिए, अगर हम भारत की संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो भारत की संघीय व्यवस्था में अगर हम पूर्ण संघ की बात करेंगे तो हर राज्य के पास अपना एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। लेकिन भारत की जो न्याय व्यवस्था है वह अपने आप में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। उस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में वह संघ का पूर्ण रूप से थोड़ा सा उल्लंघन करती है, वायलेशन करती है। तो भारत अपने आप में पूर्ण संघ नहीं है या संघ की परिभाषा को अपने आप में परिणित नहीं करता। उसका एक मुख्य कारण भारत की न्यायपालिका की व्यवस्था है। भारत की न्यायपालिका व्यवस्था के शीर्ष पर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो नई दिल्ली में स्थापित है। इसके बाद आते हैं हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहलाती है हमारी अपर जुडिशरी। और इसके बाद हमारे पास आती है सबऑर्डिनेट जुडिशरी। सबऑर्डिनेट जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अन्य प्रकार के जो न्यायालय होते हैं वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट जुडिशरी में आते हैं। हमने यह भी अध्ययन कर चुके हैं जब हमने बिहार की पॉलिटी का अध्ययन करा या यूपी की पॉलिटी का अध्ययन करा तो हम ये अध्ययन कर चुके हैं कि पूरे राज्य की जो न्याय व्यवस्था होती है उस पर नियंत्रण का काम, जी हाँ नियमन का नहीं, उस पर नियंत्रण का काम भी उस राज्य का संबंधित हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय अपने आप में रखता है। इसी प्रकार से जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वह पूरी न्याय प्रणाली पर अपना नियंत्रण रखता है, यानी कि हाई कोर्ट भी भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही कार्य करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आते हैं उन पर हाई कोर्ट उनको मानकर चलता है, उन्हीं को
ओबे करता है। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर जस्टिस खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश 51 बनते हैं। अब जस्टिस खन्ना की जो नियुक्ति होती है वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अनुशंसा पे होती है। अनुशंसा किस प्रकार से होती है? हमने कहा था एक नेशनल जुडिशियल कमीशन का क्लॉज आया था 2014 के अंतर्गत, जो वर्तमान की सरकार है वो उसको लेके आई थी, लेकिन उसको न्यायपालिका ने निरस्त कर दिया, तो वो तो हो गया नल एंड वाइड। अभी की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? तो कॉलेजियम सिस्टम एक डिटेल स्टडी तो उसकी अलग से देखेंगे, मैं उसका संक्षिप्त विवरण देता हूं, नहीं तो फिर जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। कॉलेजियम सिस्टम में आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि एक समूह है और इस समूह के 5 सदस्य हैं। इन 5 सदस्यों का विभाजन हम 1 और 4 की संख्या पे कर सकते हैं। इन 5 सदस्यों का विभाजन हम 1 और 4 की संख्या पे कर सकते हैं। अब ये जो 1 हैं ये तो हो जाते हैं CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश, और जो 4 हो जाते हैं ये हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश वरिष्ठ है तो जो वरिष्ठ है उसका क्राइटेरिया क्या होगा, मानक क्या होगा? तो ध्यान रखिए यहाँ पर आयु अपने आप में एक मानक नहीं है कि कोई न्यायाधीश वरिष्ठ है या नहीं। अगर कोई न्यायाधीश है और उसकी आयु 58 वर्ष है और दूसरे न्यायाधीश है जिनकी आयु 60 वर्ष है, तो ये हो सकता है कि जो 58 वर्ष जिनकी आयु वे अपने आप में वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। तो न्यायाधीश अगर कोई वरिष्ठ है तो इसका मानक ये होगा कि किसने सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश पहले करा है और किसका सुप्रीम कोर्ट का सेवा का कार्यकाल दूसरे न्यायाधीशों से अधिक चल रहा है। तो यहाँ पे उनकी जो आयु होती है वह वरिष्ठता का मानक नहीं है। कौन कितने समय से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवा दे रहा है वह वरिष्ठता का मानक निश्चित करती है। और वरिष्ठता के मानक के अनुसार जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश बनकर एक समूह बनता है, इसी को बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। और यह समूह सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के लिए, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के लिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। और इसी समूह के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कॉलेजियम हेड होते हुए जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की अनुशंसा करी है। क्या ये जस्टिस संजीव खन्ना के नाम के इतर भी किसी और नाम की अनुशंसा कर सकते थे? नहीं। जो परंपरा है, इस्टेब्लिश कन्वेंशन है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अनुसार, उसके अनुसार जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वही भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और इस प्रकार से जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे वह थे जो न्यायाधीश संजीव खन्ना, और इस आधार पर संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। संजीव खन्ना का यदि आप कार्यकाल देखेंगे तो केवल 6 माह का कार्यकाल रहता है, क्योंकि अनुच्छेद 124 यह भी प्रावधान करती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष की होगी। और इस प्रकार से ये मई 2025 में 65 वर्ष की आयु को प्राप्त करेंगे और इस आधार पर इनका कार्यकाल लगभग 6 माह के आसपास रहने वाला है। तो ये पहले न्यायाधीश होंगे, वह ये ऐसे न्यायाधीश होंगे जिनका कार्यकाल सूक्ष्मतम न्यायाधीशों के कार्यकाल के अंतर्गत गणना में लिया जाएगा। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो अनुशा करिए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने, उसके आधार पर एक नोटिफिकेशन इश्यू होता है 24 अक्टूबर वर्ष 2024 को, और उसके आधार पर अब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। जी हाँ, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति ही उनको शपथ दिलवाते हैं। अब अगर हम हाई कोर्ट को लेकर बात करते हैं तो हमने ध्यान दिया होगा, हमने जो BPSC की सीरीज पढ़ी है पॉलिटी का, ये UPPCS की जो पॉलिटी की सीरीज पढ़ी है, उसके अंतर्गत जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन शपथ राज्यपाल दिलवाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाएगी। और आप देखेंगे जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा जस्टिस संजीव खन्ना को शपथ दिलवाई जा रही है। शपथ दिलवा दी गई है। अब आगे की ओर बात करते हैं। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की अनुशंसा पर, और मैंने आपको कॉलेजियम बताया कि कुछ नहीं है, 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो कॉलेजियम के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर किसी न्यायाधीश को या मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र देना है तो वह राष्ट्रपति को ही देंगे। यह भी प्रावधान अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारतीय संविधान करता है। तो त्यागपत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को दिया जाएगा और कॉलेजियम के मुख्य न्यायाधीश के आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। निष्कासन प्रक्रिया भी अनुच्छेद 124
और उसके जो उपखंड है 4, उसके अनुसार निष्कासन प्रक्रिया होगी। अब निष्कासन प्रक्रिया क्या होती है उसको बाद में देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि निष्कासन प्रक्रिया किस आधार पर होगी। अर्थात अगर किसी को उसके दायित्व या पद से हटाना है तो कोई आधार तो बनता है। तो 2 आधार बनते हैं न्यायाधीशों को लेकर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो। तो एक बनता है कदाचार अर्थात मिसबिहेवियर, और एक बनता है अक्षमता अर्थात इनकैपेसिटी। तो कदाचार को बोलेंगे मिसबिहेवियर और अक्षमता को बोलेंगे इनकैपेसिटी। तो अगर आप इनकैपेसिटी में अर्थात अपनी उन योग्यताओं का धारण नहीं करता है जिसके आधार पर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया था, या आपने कोई ऐसा व्यवहार करते हैं जो कदाचार की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो फिर आपका आधार बनता है कि आपको न्यायाधीश के पद से निष्कासन करा जाएगा। ध्यान रखिए, यह महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, क्षमा चाहता हूं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है वह राष्ट्रपति के संबंध में है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के संबंध में जब इस प्रक्रिया का नाम दिया जाएगा तो उसको निष्कासन प्रक्रिया बोला जाएगा। भाई निष्कासन प्रक्रिया काम कैसे करती है, तो जब आधार क्लियर हो जाएंगे निष्कासन प्रक्रिया, तो निष्कासन प्रक्रिया के बाद ये मैटर जाता है भारतीय संसद के पास, और भारतीय संसद इस पर क्या करेगी, तो भारतीय संसद क्या करेगी, इस पर एक विशेष बहुमत से अपना निर्णय देगी। और जब विशेष बहुमत से निर्णय देगी तो जब विशेष बहुमत के द्वारा दोनों सदनों से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा, तो फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ उनका निष्कासन हो जाएगा। किसका, भारत के न्यायाधीश का। इसी बीच यदि को न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं तो निष्कासन प्रक्रिया रुक जाएगी, और फिर उनको उनके पद से निष्कासित न मानकर, क्यों, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है इसलिए उनको सेवानिवृत्त मान लिया जाता है। अब देख लीजिए विशेष बहुमत काम कैसे करता है। अगर विशेष बहुमत की बात करेंगे तो विशेष बहुमत के अंतर्गत हमको 2 चरण मिलते हैं। उसमें लिखा हुआ है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी, अब स्पेशल मेजॉरिटी काम कैसे करती है, तो स्पेशल मेजॉरिटी के काम करने के लिए आपको यहाँ पे 2 स्टेप लेने होंगे। पहले स्टेप में क्या होता है, 50% + 1 आपको टोटल मेजॉरिटी का वोट चाहिए होगा। टोटल मेजॉरिटी, हमने कहा कि मोशन आया है लोकसभा के अंतर्गत, और लोकसभा के जो कुल सदस्य संख्या 543 है। फॉर द टाइम बीइंग गणना की दृष्टि से हम इसको ले लेते हैं कि यह संख्या कुल मिला के अपने आप में 600 है। अब अगर 600 है और आज लोकसभा में जो उपस्थित लोगों की संख्या है वह केवल 500 है, उसमें से जो वोट करने वाले लोग हैं वह केवल 300 हैं। ऐसा मान लीजिए कि उपस्थित लोगों की संख्या 500 और वोट करने वालों की संख्या 300। तो 300 की जब नहीं, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि लोकसभा की संख्या को हम 600 मान लेते हैं, इसमें से आज केवल और केवल 500 लोग उपस्थित हुए हैं, यानी कि 100 लोग अनुपस्थित हैं, और उसके बाद जो वोट करने वाले लोग हैं वो 450 लोग हैं। तो जब 450 लोग वोट करेंगे तो 450 लोगों को 600 की मेजॉरिटी का वोट करना होगा। 450 लोगों को 600 की मेजॉरिटी का वोट करना होगा। हमने कहा कि लोकसभा की जो मेजॉरिटी है वो अपने आप में 600 की है। अब अगर 600 की मेजॉरिटी है तो 600 का 50% कितना हो जाएगा, तो 600 का 50% हो जाएगा अपने आप में 300 + 1, यानी कि 450 लोग जब 301 मत के अनुसार उस पर अपना अनुमोदन दे देंगे तो इसको पारित माना जाएगा। क्योंकि जो 50% + 1 मेजॉरिटी लग रही है वो कुल सदन संख्या की लग रही है, कुल सदन संख्या की लग रही है। अगर उसमें कुछ सीटें खाली है तो उन सीटों को हटा दिया जाएगा। समझ लीजिए कि 600 कुल सदन संख्या थी, इस समय कुल सीटें जो लोकसभा में है वह 550 है। तो इस समय जो लोकसभा की सदस्य संख्या वो 550 है। तो 550 के आधार पर 50% + 1 का बहुमत निकाला जाएगा। क्योंकि अपने कैलकुलेशन में लोकसभा के सदस्य 600 लेकर चल रहे हैं, 500 लोग उपस्थित हैं और 450 लोग उसमें मत करने वाले हैं, तो 450 लोगों को ही 600 का 50% + 1 वोट डालना होगा, तब ये मोशन या रेजोल्यूशन दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ेगा। और दूसरा चरण ये कहता है कि जब पहला चरण पारित हो जाएगा तो दूसरे चरण में प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट अर्थात उपस्थित, एंड वोटिंग मत करने वाले, मत करने वाले। अब मत करने वाले कितने थे अपने पास, तो मत करने वाले थे अपने पास 450। मत करने वाले अपने पास कितने थे, तो मतदान करने वाले अपने पास 450 थे। अगर मतदान करने वाले अपने पास 450 होते तो उसका 2/3, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। तो हमारे पास टोटल नंबर कितना था मतदान करने वालों का 450 और 2/3, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 150 × 2 अर्थात 300। तो टोटल नंबर कितना चाहिए
300 चाहिए। तो इस कैलकुलेशन के अनुसार जब लोकसभा की सदस्य संख्या 600 थी, हम मानकर चल रहे हैं कि सदन की लोकसभा की सदस्य संख्या 600 थी, यानी कि सदन की संख्या 600 है, उस सदन की संख्या का 50% प्लस 1 वोट चाहिए। वोट करने वाले कितने हैं? 425, यानी कि 450 लोग ही कम से कम इसके पक्ष में 301 का वोट करेंगे। और जब ये 301 का वोट करेंगे तो पारित हो जाएगा। जब 301 का वोट हो जाएगा तो फिर ये जाएगा प्रेजेंटेड वोटिंग सेकंड चरण की तरफ, दूसरे चरण की ओर। जब दूसरे चरण में होगा तो उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि जिन्होंने मतदान करा है वही अपने अपने प्रेजेंट है। तो जो मतदान करने वाले वही अपने प्रेजेंट है। इससे बताया था प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। तो मतदान करने वाले हमारे पास 450 थे, 450 का 2/3, अर्थात अगर 300 वोट हमको फिर से यहाँ पे मिल जाते हैं तो यह प्रस्ताव जो है विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा। अब यह प्रस्ताव जाएगा अपने दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा की ओर, और जब राज्यसभा में इसको पारित कर देगा तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही न्यायाधीश को उनके पद से अपदस्थ मान लिया जाएगा, यानी कि रिमूव, निष्कासित मान लिया जाएगा। और इस प्रकार से भारत में किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है, तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो। अब अगर आपको भारत का न्यायाधीश बनना है तो आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो अगर आपको भारत का न्यायाधीश बनना है तो पहली योग्यता आपके पास हो कि आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है जी, मैं भारत का नागरिक हूँ। जब ये बात निश्चित हो जाएगी कि आप भारत के नागरिक हैं तो फिर इन तीनों में से कोई एक योग्यता आपको और लेनी होगी। उस योग्यता में से एक योग्यता यह है कि उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश रहे हो। अगर आप उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं तो फिर दूसरी योग्यता देखी जाएगी कि भारत के उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक में कम से कम 10 वर्ष के लिए आपने अधिवक्ता के रूप में कार्य कराओ। और ये जो 10 वर्ष का कार्यकाल होगा ये सतत होगा, इसमें कोई बीच में गैप नहीं होना चाहिए। चाहे फिर वो आप एक हाई कोर्ट में करें या 2 हाई कोर्ट में करें या 3 में करें, 4 में करें, लेकिन आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में रहने चाहिए पिछले 10 वर्षों से। तो आप दूसरी योग्यता को अहर्यता ले लेते हैं, अर्थात अगर आप हाई कोर्ट में न्यायाधीश नहीं हैं तो आपके पास दूसरी अहर्यता होनी चाहिए कि आप कम से कम 10 वर्ष में किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो। इसके बाद भी यदि ये दोनों में नहीं है तो फिर एक हो जाएगा कि राष्ट्रपति के मतानुसार आप एक न्यायविद हैं। तो कम से कम एक लॉ की डिग्री रखिए। अगर आपके सितारे अच्छे हैं तो राष्ट्रपति ने आपको मान लिया कि आप एक न्यायविद हैं तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। तो ये आपको एक गेटवे दे दिया जाता है, इस प्रकार से थोड़ी वीआईपी एंट्री कहलाती है, जिसके माध्यम से तो पहली योग्यता यह है कि आप भारत के नागरिक होंगे। दूसरी में मांगा जा रहा है कि क्या 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं? उच्च न्यायालय बोले नहीं कर चुका हूं। क्या आप किसी न्यायालय में या एक से अधिक न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए सतत रूप से अधिवक्ता के रूप में काम कर चुके हैं? बोले नहीं कर चुका। तो राष्ट्रपति पूछेंगे बताओ तुमको कैसे बना दूं फिर मैं न्यायाधीश? तो कहेंगे देखो आपके पास एक शक्ति। बोले क्या? बोले मुझे न्यायविद मान लो, लॉ की डिग्री तो मेरे पास है। तो राष्ट्रपति ने कह दिया ठीक है भाई, मेरे अनुसार ये अपने आप में एक न्यायविद है, और जब ये न्यायविद है तो ये वाली योग्यता पूरी होगी, ये वाली योग्यता पूरी होगी। अब आप भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। तो इस प्रकार से यह योग्यता आपको चाहिए होंगी। जब हम हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश में यह वाली योग्यता समाप्त हो जाएगी, और यहां पर आपके पास जुडिशियल ऑफिसर का क्लॉज आ जाएगा, जिसको हम हाई कोर्ट में डिटेल में देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। अब अगर जस्टिस संजीव खन्ना के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो वह अपने आप में उसी जुडिशियल प्रोसेस की फैमिली से निकल के आते हैं। इनके पिताजी दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, उनके चाचा जी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। एक केस आया 1976 के एडीएम जबलपुर केस, और उसमें जो निर्णय आया था वो इमरजेंसी के समय में भारत के उस समय के प्रधानमंत्री के मतानुसार उनके विरोध में चला गया था, इसलिए इनको सुपरसीड करके जस्टिस एएन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो यह अपने आप में एक ऐसा फैसला था जिसने परंपरा को फिर से तोड़ा, और उस परंपरा के अंतर्गत जो भारत के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे वही मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, उस परंपरा को तोड़ा गया। इसके बाद इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, जिसकी चर्चा इन्होंने अपनी बायोग्राफी में कहा था कि मैंने हरिद्वार में अपनी बहन को घाट पर बता दिया था जब मिले थे कि अब मैं भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनूंगा, क्योंकि एक निर्णय मैंने कुछ इस प्रकार से दिया जो वर्तमान सरकार के मतानुसार उनसे मत भिन्नता रखता है, और हो सकता है कि अब मैं भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनूंगा। लेकिन उनको पता था मैं भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनूंगा, तब भी उन्होंने जो न्याय प्रणाली होती है और न्याय व्यवस्था होती है उसके सिद्धांतों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करा। लेकिन कोई बात नहीं, अब अपने चाचा जी का अनुसरण करते हुए उनके जो भतीजे हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। इन्होंने 30 हजारी कोर्ट से अपनी वकालत या अधिवक्ता की जो प्रैक्टिस थी उसको प्रारंभ करा। न्यायिक पदोन्नति मिलने से पहले उन्होंने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील और एनसीटी दिल्ली के स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया है। ये रहा जस्टिस संजय खन्ना की न्याय आता, और किस प्रकार से कोई भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाग 5 है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आप भारत के मुख्य न्यायाधीश की अहर्यता बनने की योग्यताएं रखते हैं।
यह था भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित हमारा करंट रैपअप। इसके बाद भी आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझे बता सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं उसका उचित उत्तर आपको देने का प्रयास करूंगा। मिलता हूं करंट अफेयर्स के दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। यदि ज्ञान अर्जन हो रहा है तो अब इसको साझा करना भी प्रारंभ करें, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी।